गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। हम 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 रीड कर रहे हैं। तो आज का हमारा इसमें टॉपिक रहेगा खनन माइनिंग। तो एक बार ये चैप्टर जो ये टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले देख लेते हैं हमने कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी को रीड कर लिया है। तो जो हमारी सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटी थी वो थी हमारी आखेट एवं भोजन संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट थी वो थी हमारी पशुचारण, पेस्टोरलिज्म। तो जो पशुचारण था इसके अंतर्गत हमने दो प्रकार का पशुचारण पढ़ा था। एक था हमारा चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हार्डिंग, और दूसरा था वाणिज्य पशुधन पालन, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्राइमरी एक्टिविटी थी वो थी हमारी एग्रीकल्चर, कृषि। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रीड किए हैं। तो उनकी बात करें तो जैसे सबसे पहला था इसमें निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थी इसके टू टाइप थे। फर्स्ट था हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, आदिकालीन निर्वाह कृषि, या हम कह सकते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, सभी इसी के नाम थे। उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा वो था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन निर्वाह कृषि। इसमें हमने पढ़ा था कि एक चावल प्रधान थी, एक चावल रहित थी। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर का प्रकार था वो था हमारा रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसे जैसे बागाती कृषि भी कहा जाता है कि जो यूरोपियन लोग आए थे उन्होंने हमारे यहाँ पर जो अलग अलग भागों में जो फसलें उगाई थी, जैसे आपकी ये इसमें हो गई आपकी ये गन्ना हो गई, चाय वगैरह हो गए, नारियल हो गए, रबड़ हो गए, इस तरह के जो केले के बाग हो गए, ये वाले थे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट थी हमारी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर थी वो थी हमारी मिक्स्ड फार्मिंग या मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि। इसमें फसलों के साथ साथ जो पशुओं को भी पाला जाता था आपका। तो नेक्स्ट थी हमारी डायरी कृषि, डायरी फार्मिंग, कि जो दूध के लिए और दूध से बने उत्पादों के लिए पशुओं को पाला जाता है। नेक्स्ट थी हमारी भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो जो भूमध्य सागरीय कृषि है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? खट्टे फल, सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं वो इसकी विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट थी हमारी बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट जो कृषि का प्रकार था वो था हमारा सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग, और लास्ट था इसमें सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। तो यहाँ तक के हम सभी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा खनन माइनिंग। तो आज पढ़ेंगे हम माइनिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं खनन की, माइनिंग। तो माइनिंग होता क्या, खनन होता क्या? खनन का अर्थ होता है, नॉर्मल वे में हम देखें तो खनन क्या होता है? खोदना या खुदाई करना होता है। तो किस चीज़ की यहाँ पर माइनिंग किस चीज़ की कर रहे हैं? तो खनन क्या हो गया? खनिजों की। हम क्या निकालेंगे यहाँ से? खनिज निकालेंगे। तो खनिजों को भूगर्भ से निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है हमारी। देखिए खनन हर जगह नहीं किया जाता है, जो माइनिंग है हर जगह नहीं की जाती है। तो जिन स्थान पर ये खनिज पाए जाते हैं उन्हीं खनिजों को निकालने के लिए खनन या माइनिंग की जाती है आपकी। तो जो खनिजों का विश्व वितरण की बात करें कि जो वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसकी बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी खनिज नहीं पाए जाते हैं। तो जो खनिज होते हैं इनके अपने एक भौतिक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं इनके। तो जिन स्थानों से खनिजों को निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम खान्स या माइंस कहते हैं। तो आइए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा चुकी है, कि ये नहीं है कि एकदम से सभी खनिजों का पता चल गया है। धीरे धीरे से हमें खनिजों का पता चलता गया और उसी के अकॉर्डिंग जो अलग अलग युग बने हैं। जैसे पहला था आपका ताम्र युग, कॉपर एज। सेकंड था हमारा कांस्य युग, ब्राउन्ज एज था। और जो उसके बाद था लोह युग, आयरन एज। तो इस तरह से जिन जिन समय में जो जो खनिज खोजे गए उन्हीं के अकॉर्डिंग उन युगों के नाम दिए गए। तो जो प्राचीन काल था उसमें जो खनिजों का उपयोग इसलिए किया जाता था औजार बनाने के लिए, जो टूल्स है उसको बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, हथियार जो वेपन्स बनाने तक ही सीमित था, कि इतनी ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वजह से जो खनिजों का प्रयोग क्या था? सीमित था आपका। तो इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ है।
और निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो उसके बाद इन खनिजों की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और जो माइनिंग है उसका और भी ज़्यादा विकास होने लगा। क्योंकि जो किसी भी आज के समय में किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किस पर निर्भर करेगा, वहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड हो रहा है उस पर निर्भर करेगा। और ट्रेड जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या चाहिए, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। किसी भी रूप में ले सकते हो आप, जैसे आप बात करते हैं, जैसे लोहे की बात करें, लोहा ईसक के रूप में प्राप्त होता है, उसके बाद इसको शुद्ध किया जाता है और लोहा यूज किया जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें आप, चाहे एक सुई से लेकर कोई एक जहाज़ बनाना है आपको, तो हर किसी में लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि बिना लोहे के कोई भी इंडस्ट्री हम लगा सकें आसानी से। तो इसी वजह से जो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इनकी डिमांड और इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ता गया है आपका। उसके बाद है इसमें खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। तो खनन कार्य की लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए, किसी भी स्थान पर अगर खनिज पाए गए हैं तो उनकी सिर्फ उपस्थिति से ही उसका खनन संभव नहीं है कि वहाँ की यहाँ पर खनिज मिल गए हैं कि तभी से का माइनिंग कर दे, यह संभव नहीं है। बल्कि ये देखा जाता है कि वहाँ के जो भौतिक कारक कैसे हैं और वहाँ की जो आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो कैसे हैं, या मानवीय दशाएं कैसी हैं, या वहाँ का क्षेत्र खनन कार्य से कैसे प्रभावित होता है। तो भौतिक कारकों की बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें होता है खनिज निक्षेपों के आकार, उनका साइज हो गया, उनकी श्रेणी हो गई, आपकी जो ग्रेड्स हो गया, किस टाइप के वहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं, उनकी उपस्थिति की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो पाए जाते हैं। उसके बाद अगर आर्थिक कारकों की बात करें तो आर्थिक कारकों में जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं उसमें देखा जाता है कि वहाँ पर मांग कितनी है उस खनिज की वहाँ पर मांग कितनी है, डिमांड कितनी है। उसके बाद वहाँ पर टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और उसका कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। श्रम पर होने वाला व्यय कि वहाँ पर श्रमिक कैसे मिलेंगे आपको, अधिकतर जो मशीनरीज का यूज करना पड़ेगा हमें, या वहाँ पर श्रम सस्ता मिलेगा या श्रम है जो ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो ये सभी बातें डिपेंड करेंगी कि किसी क्षेत्र में माइनिंग की जाए या नहीं की जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है खनन की विधियाँ, कि जो खनन किया जाता है वो डिफरेंट टाइप से, मेनली 2 टाइप से किया जाता है। तो उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की जो प्रकृति है उसके आधार पर खनन 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है आपका धरातलीय खनन, सरफेस माइनिंग, और दूसरा है आपका भूमिगत खनन, अंडरग्राउंड माइनिंग। एक तो कि सरफेस माइनिंग मतलब कि धरातल के ऊपर से ही मिट्टी को हटाकर हम लगातार वहाँ से मिनरल्स उनको निकालते रहे, ये तो कहलाएगा हमारा धरातलीय खनन। अगर मान लीजिए वो मिनरल्स धरातल के अंदर काफ़ी गहराई पर है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कुपकी खनन, या हम कहते हैं नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पर वर्कर लेके जाने पड़ेंगे, उसके बाद वो मिनरल्स को वहाँ से निकालना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से 2 प्रकार का खनन किया जाता है। तो जो धरातलीय खनन है इसको क्या कहा जाता है, विवरित खनन भी कहा जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। जो आपका धरातलीय खनन है यह जो खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वापायों उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत नीमन कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। तो देखिए, धरातलीय खनन पे करना क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाली जो मिट्टी है वो हटाई जाती है। देखिए ये डायग्राम में देखें तो हम, तो ये वाला है हमारा धरातलीय खनन, कि जो धरातल के ऊपर वाली मिट्टी है उस मिट्टी को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो मिनरल्स है उनको खोद खोद के आपके जैसे यातायात जो ट्रंकों की सहायता से यहाँ से लेकर जाया जाता है। तो इसमें इतने अधिक जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनका ध्यान नहीं रखना होता, क्योंकि ऊपर से कुछ गिरने वाला नहीं है। उसके अलावा उनको बाहर निकालने में भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। तो इसीलिए ये क्या है, एक सस्ता खनन का प्रकार है आपका। उसके बाद
जब अयस्क धरातल के नीचे अधिक गहराई पर होता है, कि जब क्या है, जो भी आपके मिनरल्स, खनिज या जो अयस्क है वो धरातल के नीचे गहराई पर होता है, तब भूमिगत अथवा कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। कुपकी खनन मतलब साफ्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है, आपका अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, देखिए डायग्राम में देखते हैं। तो इस विधि में क्या किया जाता है, जो लंबवत कूप गहराई तक स्थित होते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि पहले तो उन मिनरल्स तक क्या की जाती है, खुदाई की जाती है, जहाँ से क्या किया जाता है, जो भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली होती है, कि मान लीजिए इस वाली से यहाँ पर जो वो मिनरल्स हैं, यहाँ पर वो खनिज है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से लिफ्ट का यूज करेंगे। तो लिफ्ट के द्वारा क्या करेंगे, जो वर्कर हैं वो नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ से मटेरियल को खोद खोद के बाहर निकालते रहेंगे। उसके बाद इसको बाहर निकालने के लिए भी लिफ्ट वगैरह का, ट्रेन, जो भी कुछ भी अलग से उनका प्रयोग किया जाएगा, कि ताकि इसको यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और इसके लिए जो अधिक खर्च आता है, क्योंकि जो श्रमिक अंदर गए हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। वहाँ पर नीचे गहराई में कई सारी जहरीली गैसें रिस जाती हैं, या ऊपर से आपकी जो मिट्टी है वो भी गिर सकती है। तो इसीलिए अधिकतर जो दुर्घटनाएं होने का भय रहता है, या कहीं से पानी रिस गया तो वहाँ से बाढ़ वगैरह आ सकती है, या कोई ऐसी गैस रिस जाए जिससे आग भी लग सकती है। तो ये है आपका कुपकी खनन। चलिए रीड करते हैं इसको एक बार। तो जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, तब भूमिगत अथवा कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूप गहराई तक स्थित होता है, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हैं। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक होता है, कि निष्कर्षण मतलब पहले वहाँ से खोदा जाता है और उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिक और निकाले जाने वाले खनिज के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट लगाई जाती हैं, ताकि जो वहाँ के मिनरल्स है उसको बाहर निकाला जा सके। माल ढोने के लिए गाड़ियाँ मतलब, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लंबी है, तो मान लीजिए यहाँ तक हो गई खुदाई, तो अब यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको गाड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको भी पहुँचाया जाता है। खनन को यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग, बाढ़ के कारण कई दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। क्या आप कभी भारत में कोयला खदानों में आग लगने में बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? तो हम कई बार देखते हैं जो कोयला खदान होती है उनमें क्या हो जाता है, नीचे आग लग जाती है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं आपके, उन्होंने क्या किया, उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण और शोधन कार्य से वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। देखिए जहाँ की डेवलपमेंट इकनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लेबर की कमी हो गई है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो अगर लेबर भी मिलता है तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इसीलिए ये उनके लिए ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। तो इसीलिए वो खनन खोदने के लिए जो मिनरल्स हैं उनको बाहर निकालना, उनको प्रसंस्करण मतलब उनको साफ़ करना, उनका शोधन कार्य में अब क्या करने लगे हैं, पीछे हटने लगे हैं। जबकि जो आपके विकासशील देश हैं वहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, श्रमिक शक्ति ज़्यादा है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसलिए क्या है, वहाँ की लेबर कॉस्ट कम है, कि श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। तो ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। जैसे अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश और एशिया में आय के साधनों का लगभग 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है आपका। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, खनन, माइनिंग। तो इसमें हमने क्या क्या रीड किया, कि सबसे पहले तो खनन होता क्या है,
खोदना या खुदाई करना, जो खनिजों को धरातल से बाहर निकालना, ये माइनिंग कहलाता है। खनन को प्रभावित करने वाले 2 फैक्टर थे। फर्स्ट था आपका फिजिकल फैक्टर, इसमें हमने पढ़ा कि जो मिनरल्स डिपॉजिट्स पाए जाते हैं उनके आकार कैसा है, कौन सी श्रेणी के हैं, किस सिचुएशन में है, कौन सी स्थिति है। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर पढ़े थे कि उनकी डिमांड कैसी है, जो आपके खनिज हैं उनको निकालने की तकनीक क्या है, उनका उपयोग, जैसे उनके लिए पूंजी, यातायात और श्रम होने वाले जो खर्चे हैं उसको शामिल किया जाता है। उसके बाद हमने इसमें रीड किया था कि जो खनन की विधियां कौन सी हैं। 2 विधियां थी, एक थी आपकी धरातलीय खनन था, सरफेस माइनिंग थी, दूसरा था अंडरग्राउंड माइनिंग, जो भूमिगत खनन। अगर धरातलीय खनन की बात करें तो खनन का सबसे सस्ता तरीका है। इस विधि में जो उत्पादन शीघ्र और जल्दी प्राप्त होता है। और जो अंडरग्राउंड माइनिंग है उसकी अपेक्षा क्या है, ये सुरक्षित है। दूसरा था हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग, भूमिगत खनन। तो जब खनिज आवश्यक होता है जो धरातल के नीचे अधिक गहराई पर होता है, तो वहाँ से भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या थी, अपेक्षा की ज़्यादा महंगी है, क्योंकि इसमें जो श्रमिक हो गए, जो खनिज हैं, इनको सुरक्षित निकालने के लिए लिफ्ट, माल ढोने के लिए गाड़ियाँ और वायु संचार प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो भूमिगत खनन है इसके उत्पादन शीघ्र नहीं हो पाता है, जबकि धरातलीय खनन उससे जल्दी उत्पादन हो रहा था। तो जो भूमिगत खनन है यह जोखिम का तरीका, जोखिम भरा है, क्योंकि जो जहरीली गैसें हैं, आग लग सकती है, नीचे बाढ़ आ सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो इस वजह से इसमें दुर्घटना होने का भय रहता है। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग किस रूप में किया जाता था। तो प्राचीन काल में जो खनिजों का उपयोग औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और हथियार बनाने के तक ही सीमित था। तो जो खनिजों की खोज की गई वो किन किन मतलब कौन कौन सी स्टेज आई हैं, जैसे सबसे पहले था कॉपर एज, ताम्र युग आया, उसके बाद ब्राउन एज आई है, उसके बाद आयरन एज आई है, लो युग आया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हो सकता है बीच में कुछ चैप्टर हमें छोड़ने पड़ें, क्योंकि जो हमारा लास्ट में जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग ही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पहले आने की संभावना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो लॉकडाउन के कारण कुछ सिलेबस कम हो जाए, लगभग 30% सिलेबस कम हो सकता है। तो हम पहले वही चैप्टर करेंगे जो हमारे सिलेबस में आने की संभावना रहेंगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।